ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अभी तक हम यूनाइटेड नेशन और उसके ऑर्गेनाइजेशन को कर चुके हैं, प्रिंसिपल ऑर्गन जो होते हैं। अब हम जो बात करने वाले हैं वह है यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ के बारे में। अब आपसे कभी पूछा जाएगा कि स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ होती क्या हैं। आपके पास अगर ऑर्गन पूछा गया तो आप कह देंगे डायरेक्ट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, ICJ है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है। हालांकि वो डिसबैंड हो गया पलाऊ की इंडिपेंडेंस के बाद, है ना। सेक्रेटरीट है। अब ये सब तो सही हैं जो मेन ऑर्गन है, बट क्या होता है, बहुत सारी ऐसी बॉडीज़ होती हैं जो लीगली इंडिपेंडेंट हैं, उनके अपने रूल हैं, अपने सोर्स ऑफ फंडिंग आती हैं और कहीं ना कहीं किसी वजह से वो सिर्फ यूनाइटेड नेशन से किसी टर्म के बेसिस पे कुछ नेगोशिएशन है उनका कि आप हमसे थोड़े से जुड़े रहो, ओके। बट लीगली मैं बोलूँ तो वो इंडिपेंडेंट है। तो ऐसी बॉडी क्या कहलाती हैं? स्पेशलाइज्ड एजेंसीज कहलाती हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक रहने वाला है IMF ही रहेगा, ठीक है। बहुत सारी वीडियोज़ अभी आपको मिलेंगी। तो सबसे पहला है IMF, ठीक है, और इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने नोट्स के साथ भी। ये तो हैंड रिटन नोट्स आपको मिले ही होंगे। उसके साथ हम देखेंगे कि IMF को दूसरा अदर देन जो बुकिश नॉलेज होती है उसको कैसे कवर करेंगे, कौन कौन सी दूसरी चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो ये पूरा कुछ बनाया गया है IMF के द्वारा IMF के लिए, और मेंस में कैसा पूछा जाएगा ये सब आपको डिटेल में डिस्कस अभी मैं करवाऊंगा, ठीक है। IMF है, बहुत सारी इस पर बॉडीज़ हमने इंक्लूड की है। तो सबसे पहले वीडियो IMF की आपको मिलेगी, ठीक है। ऑलरेडी जो सुपर 50 के बैच में है ये सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अदर देन हैंड रिटन नोट्स और ये सब ऑलरेडी भेज दिए गए हैं। 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं या 2022 के लिए, दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन सेम महत्वता रखता है। तो अगर आप कर रहे हैं अपनी 2021 के प्रिपरेशन या 2022 की, तो आप हमारे सुपर 50 के जो सीट को अवेल कर सकते हैं। पूरे साल तक का ये है, प्राइस है 2249 रुपीज़। अब इस पर क्या होगा, पूरा करंट अफेयर की आपको वीडियोज़ मिलेंगी, प्लस जितनी भी रेफरेंस बुक हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सभी के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी टॉपिक्स होते हैं 2021 के लिए, प्रीलिम्स और मेंस के बेसिस पर करवाई जाएंगी। तो इसकी कॉस्ट ये है, लेना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर गूगल पे या फ़ोन पे कर सकते हैं और हम आपको अपने प्राइवेट ग्रुप से ऐड कर लेंगे जहाँ पर आपको ये सब चीज़ें अवेल कर पाएंगे, जो भी ये चीज़ें आपको स्क्रीन में दिख रही हैं। तो जैसे ही आप पेमेंट करेंगे उसके बाद हम आपको अपने सुपर 50 के बैच में इंक्लूड कर लेंगे। जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये इतने सारे टॉपिक हैं ऑलरेडी दे दिए गए हैं, IMF, ILO, FAO, WHO, यूनेस्को या IMO। अगर आप देखेंगे इनको बॉडीज़ कहीं भी आपको देखने को मिले, सभी जगह एक जगह इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। तो यही सब चीज़ें आपको यहाँ पर दी जाती हैं। जैसे सुपर 50 में आप ऐड होंगे, आप फाइल सेक्शन में जाएंगे और अब तक जितनी भी अभी तक 4-5 क्लासेस हो चुकी हैं और सभी के यहाँ पर इवन जैसे पॉलिटी लक्ष्मीकांत NHRC और SHRC वाला जो सब्जेक्ट मिलेगा उसकी हमने यूट्यूब पे एक फ्री क्लास भी डाल दी है। और यहाँ पर सभी आपको मटेरियल एक साथ मिल जाएगा जो भी इम्पोर्टेंट होगा प्रीलिम्स और मेंस के लिए। तो देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। सबसे पहले ये ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बेसिस पर कंसीव की गई थी 1944 में जुलाई पे। ब्रेटन वुड्स एक जगह है, ठीक है, जहाँ पर जनरली सभी जो देश मिलते हैं। ये USA में एक जगह है, न्यू हैम्पशायर में, ब्रेटन वुड्स करके। तो इसे जहाँ जब भी ये मिले तो उसे कॉन्फ्रेंस बोल दिया गया। अभी इसको मैं डिटेल में बताऊँगा। सबसे पहले एक ग्रेट डिप्रेशन आया था 1930s के दौरान, जहाँ पर पूरा दुनिया भर जो हम कह सकते हैं उनकी इकोनॉमी डामाडोल हो चुकी थी। ऐसा फर्दर फ्यूचर में ना हो, इसीलिए IMF ये एक बॉडी बनाई गई। नाउ जनरली 44 कंट्री जनरली कॉन्फ्रेंस में आई हुई थी और अभी प्रेजेंटली बात करूं तो 189 मेंबर्स हैं जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के इशू पे डील करते हैं। नाउ इनका मेन काम क्या रहता है कि सपोज क्या होता है, कभी कभी कोई कंट्री है, इंडिया मान के चलो, इंडिया का कभी किसी देश के साथ अच्छा एक्सपोर्ट होता है बट इम्पोर्ट कम होता है, कभी इंपोर्ट कम होता है एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, ठीक है, या रिवर्स हो जाना, ठीक है, ये तो चलेगा। एक्सपोर्ट कम नहीं होना चाहिए, इंपोर्ट मतलब इंपोर्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, याद रखना। एक्सपोर्ट कितना हो ज़्यादा हो वो चलेगा क्योंकि इससे हमारा फ़ायदा होगा, बट इंपोर्ट ज़्यादा आएगा तो इस पर कहीं ना कहीं उसकी इकोनॉमी डामाडोल हो जाएगी। तो जनरली ये लोन्स देता है, क्या देता है, लोन देता है कंट्रीज को उनके बैलेंस ऑफ पेमेंट को सुधारने के लिए। जनरली इसकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि एक्चुअल में बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब यही रहता है कि इंडिविजुअल है, कोई कंपनी है,
पूरे एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के साथ कितना गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन कर रही है दूसरे देशों के साथ, दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ, ठीक है। तो इस पर रेमिटेंस वगैरह ये सब इंक्लूड होता है। जैसे कोई दुबई में हमारा बंदा काम कर रहा है और वो अपने यहाँ पर घर पे माँ बाप को पैसा भेज रहा है, तो ये सब इंक्लूड बैलेंस ऑफ पेमेंट में होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें चलती रहेंगी तो एक कंट्री की इकोनॉमी अच्छी होगी। तो इसी को सुधारने के लिए कभी कभी डामाडोल हो जाती है तो लोन से देता है। ओके, नाउ हालांकि ये डेवलपमेंट बैंक की तरह स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए लोन नहीं देता। ये प्रीलिम्स के लिए आपको याद रखना है कि अगर आईएमएफ लोन देगा तो वो जनरली बैलेंस ऑफ पेमेंट को सुधारने के लिए देता है। स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, मुझे कुतुब मीनार टाइप की बिल्डिंग बनानी है, इसके लिए नहीं देगा प्रोजेक्ट, ठीक है। और आईएमएफ इज़ स्टिल वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफिशियल होल्डर ऑफ गोल्ड। यहाँ पर गोल्ड सबसे ज़्यादा है। आईएमएफ की एक करेंसी है, मान के चलो करेंसी, तो इसे आप नहीं बोलेंगे। अभी प्रीलिम्स के लिए बताता हूँ कैसे याद करना है, इसको अच्छे से समझेंगे। आईएमएफ में एक यूनिट अकाउंट बना दिया गया, जैसे होता है ना एक अपनी करेंसी बना देना, ठीक है। वैसे वो करेंसी इंक्लूड नहीं होती है, बट होता है ना हर किसी एक बॉडी की अपनी करेंसी होती है। जैसे पीआर पब्लिकेशन का मैं कहूँगा एक ईयरली प्लान है, तो वो यूनिक है। तो वैसे ही एसडीआर, आईएमएफ में एक एसडीआर है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स जिसे कहते हैं। जनरली आपके पास रिज़र्व है तो ये आपके रिज़र्व में सप्लीमेंट का काम करेगा। ओके, जनरली ये कब बनाई गई थी? 1969 में, और मेंबर कंट्रीज़ के को ये जो है सप्लीमेंट करता है। अब एसडीआर एक तरह से मान के चलो रुपए हैं, ठीक है। एसडीआर क्या है? रुपए हैं। अब इसको मैं अच्छे से अपने नोट्स के बेसिस पर समझाऊंगा, कहीं पर भी ये समझाया नहीं गया है, इसको नोट्स में अच्छे से मैंने समझाया है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट पहले देख लेते हैं थोड़ा सा। ये जनरली होता क्या है, जैसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में तो हर एक जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ होती हैं उनका एक एक वोट होता है। 193 कंट्री हैं तो 193 में सबका एक एक वोट होगा। बट आईएमएफ का ऐसा नहीं है। आईएमएफ में ऐसा है कि जो पैसा देगा, जिसका ज़्यादा रिजर्व होगा, जिसकी ज़्यादा हैसियत है, उसका ज़्यादा वोटिंग शेयर है, उतना ही डिसीजन पे वो पार्टिसिपेट करेगा। तो आईएमएफ का मैंने कड़वा सच बता दिया आपको। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की तरह नहीं है यार, सभी कंट्री के पास इक्वल वोट हैं, सभी डिसीजन में सेम पार्टिसिपेशन करेंगे, नहीं। आईएमएफ की अब अगर मैं बात करूं तो जिसके पास पैसा है वही आगे बढ़ेगा, ठीक है, उसका ही वोटिंग शेयर आगे होगा। रिपोर्ट्स के बारे में बात करूं तो 2 रिपोर्ट हैं जनरली। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक भी आईएमएफ निकालती है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी आईएमएफ निकालती है, ठीक है। उसके बाद आईएलओ आ गया है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी कर लेते हैं आईएमएफ। नाउ अब बात करते हैं वो नोट्स जो पीआर पब्लिकेशन आपको हर एक टॉपिक में देती है। ये तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक हैं जो कि आपकी डिमांड है। मेजर यूपीएससी का आप प्रीलिम्स देख लो, लक्ष्मीकांत बुक से आप पढ़ोगे, अगर यूपीएससी का क्वेश्चन देखोगे तो वहाँ से आया ही नहीं होगा। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिसर्च आपको हर एक टॉपिक में करनी पड़ती है, वही हम आपको देते हैं सुपर 50 के बैच में। ओके, नाउ आईएमएफ क्या है, देखो छोटा छोटा पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी, इसमें उतना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको हैंड रिटन नोट्स के बेसिस में। 1944 में इनिशिएट हुआ था ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में, और 27 दिसंबर 1945 से इसने अपना काम करना शुरू किया था, ये चीज़ याद रखनी है। 189 कंट्री हैं। आईएमएफ का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, वही मॉनेटरी कॉपरेशन ये सब काम करने में हेल्प करता है। दूसरा, मैंने कहा आईएमएफ कब से? 27 दिसंबर 1945 से काम कर रहा था। इनिशियल में पूछा जाता है कि इनिशियल में कितनी कंट्रीज़ थी। इनिशियल में थी 29 कंट्रीज़, ठीक है, जिन्होंने ये कहा कि हम इस ट्रीटी में साइन करेंगे। फिर अपने फाइनेंशियल ऑपरेशन ये शुरू किया इन्होंने 1 मार्च 1947 से, ये याद रखना थोड़ा सा। करेंटली 189 कंट्रीज़ हैं। अगर फाइनेंशियल ऑपरेशन के बारे में बात करें, देखो 27, वैसे ये इनिशिएट कब हुआ था? 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। और ऑपरेशनल कब से काम करना शुरू किया था? 27 दिसंबर 1945 से। मैं कहूँगा फाइनेंशियल ऑपरेशन कब से शुरू किए? तो 1 मार्च 1947 से। हालांकि यूपीएससी में डेट नहीं पूछेंगे, बट ईयर का तो मतलब बनता है। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस क्या है? यूनाइटेड नेशन की मॉनेटरी और फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस होती है, इसी को ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस भी बोला जाता है, ठीक है। अगर कोई बोलेगा ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस को और क्या कहते हैं, आप कहेंगे यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी और फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इसका हिंदी वाला भी मैं अपलोड कर दूंगा डॉक्यूमेंट फाइल सुपर 50 में, ठीक है। और ये जगह है आपकी यूएसए में। जनरली ये रेगुलेट क्या करती हैं? इंटरनेशनल की मॉनेटरी और फाइनेंशियल ऑर्डर, ठीक है। जब वर्ल्ड वॉर 2 हो चुका था उसके बाद बहुत हद तक ज़रूरत थी कि अच्छे से फाइनेंशियल ऑपरेशन चलते रहें, देश भर में आदान प्रदान चलते रहे, तो उसके लिए आईएमएफ बनाया गया। ओके, नाउ जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस है ना,
तो उस पर IBRD बैंक भी बना था और IMF भी। तो IMF उसका ही एक हिस्सा जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जिसे वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं। वर्ल्ड बैंक और IMF बना था। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जब हुई थी ना, तब वहाँ पर सभी लोगों ने, देश विदेश से लोग आए होंगे और कंट्री ने डिस्कस किया होगा कि हाँ यार, एक ऐसी बॉडी की ज़रूरत तो है, या तो एक तो बनाओ वर्ल्ड बैंक बनाओ, एक IMF बनाओ, ठीक है। तो ये सब IMF का ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस का देन है। ओके, दूसरा आपको क्या याद रखना है, इन्हीं दोनों इंस्टीट्यूशन को ब्रेटन वुड ट्विंस भी कहते हैं। अगर कोई बोलेगा ब्रेटन वुड ट्विंस क्या हैं, आप कहेंगे IMF और वर्ल्ड बैंक ब्रेटन वुड ट्विंस हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों कॉन्फ्रेंसेस में बात हुई थी कि ऐसा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जितना ये डैमेज हुआ था उसको सुधारने के लिए ब्रेटन वुड्स में ये चीज़ें हुई। IMF का ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, बैलेंस ग्रोथ ऑफ ट्रेड को बढ़ाना, एक्सचेंज स्टेबिलिटी अरेंजमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को हेल्प करना किसी कंट्री को होती है, तो ये याद रखना। IMF का स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ। देखो, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं IMF में, मिनिस्ट्रियल कमेटी भी बैठती हैं और एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी होता है। आपसे पूछा जा सकता है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, IMF की। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 24 मेंबर हो सकते हैं, जो कि सभी फंड का जो एस्पेक्ट है उसको डिस्कस करते हैं कि फ़ंड कहाँ खर्च होना है, किसको देना है, ये सब चीज़ें एग्जीक्यूटिव बोर्ड का काम होता है। और बोर्ड जनरली काम करता है कंसेंसस के बेसिस पे, एक दूसरे से पूछता है, पूछ के ही सॉल्व कर लेता है इशू, वोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं। ईच गवर्नर ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर इज़ अपॉइंटेड बाय रिस्पेक्टिव मेंबर कंट्री। भारत में से भी बोर्ड ऑफ गवर्नर जाएंगे तो वो हम भारत ही अपॉइंट करेंगे, या तो इलेक्ट होंगे या अपॉइंट होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टू द एग्जीक्यूटिव बोर्ड। और बोर्ड ऑफ गवर्नर इज एडवाइज्ड बाय द IMFC एंड द डेवलपमेंटल कमेटी, ठीक है, उससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। मिनिस्ट्रियल कमेटी भी होती है IMFC और डेवलपमेंटल कमेटी, ठीक है, उनके अपने से काम है अलग से। IMF का मेन फंक्शन क्या होता है, IMF का 3 फंक्शन है मेनली, आपसे ये पूछा जा सकता है। एक होता है रेगुलेटरी फंक्शन, एक होता है फाइनेंशियल फंक्शन, एक होता है कंसल्टेटिव फंक्शन। मैं सबसे पहले बताता हूँ आपको कंसल्टेटिव फंक्शन क्या है। अब ये चीज़ें ऐसा है ना, आप IMF कहीं भी पढ़ो, आपको एक जगह ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली है, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। तो कंसल्टेटिव फंक्शन में क्या होता है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जब भी बात आ गई तो इट ऑल्सो एक्ट एज ए सोर्स ऑफ काउंसल एंड टेक्निकल असिस्टेंस तो देता है, बल्कि एक कंसल्टेटिव के फॉर्म में जो है डिस्कशन करता है जो मेंबर कंट्रीज़ होती हैं। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है, जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं या कोई भी कंट्री है भारत के साथ मिलकर काम करना चाहती है ट्रेड में, या बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, तो उसके लिए कंसल्टेटिव फंक्शन भी होता है इसका। फाइनेंशियल फंक्शन भी है, तो IMF ही है वो जो फाइनेंशियल सपोर्ट देती है कंट्रीज़ को जिसको बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाता है, तो इसका फाइनेंशियल फंक्शन भी है। रेगुलेटरी फंक्शन भी है, कभी कभी क्या होता है जो ट्रांजैक्शन है या कोई भी ऐसी एग्रीमेंट हैं जो IMF के बेसिस पे है, तो उनको रेगुलेट भी करता है, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पर अब बात की जाती है SDR की। तो जब भी IMF आएगा तो आपको SDR सुनाई पड़ेगा कि यार SDR होता क्या है, प्रीलिम्स में SDR मैकेनिज्म क्या है और मेंस में इसका इशू क्या है। अप्रैल में एक न्यूज़ थी कि फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बोला था, हैड सेड दैट इंडिया कुड नॉट सपोर्ट ए जनरल एलोकेशन ऑफ न्यू SDR बाय द IMF, ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने ये डायरेक्ट बोला, इंडिया सपोर्ट नहीं करेगा जो जनरल एलोकेशन होती है SDR की, ठीक है, जो IMF प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये कोरोना वायरस के टाइम में उतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहेगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो किसी दूसरे एक्स्ट्रा पर्पज़ के लिए यूज हो सकते हैं जो SDR राइट्स हैं। अब आप कहेंगे ये बताया क्या जा रहा है, मैं कहूँगा जब आप SDR समझोगे तब ये दोनों पॉइंट भी समझ जाओगे। SDR होता क्या है, SDR बहुत सिंपल है। देखो, जब IMF बना होगा ना, तो सभी कंट्रीज़ को, जैसे भारत है, पाकिस्तान है, USA है, रशिया है, इनको क्या USSR है, ठीक है, जापान है, चाइना है, ये चाइना है, तो इन सब लोगों ने कॉन्फ्रेंस में मिलके क्या बात की गई, IMF बनाएंगे, IMF जैसी बॉडी बनाएंगे, पर IMF में हर एक पर्सन का, हर एक कंट्री का एक कोटा होगा। तो मैं कहूँगा USA ने कहा कि आप कोटा दो, अब सबका कोटा होगा कि कौन कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है। बिना पैसे का कोई इंस्टीट्यूशन चल सकता है? नहीं।
अब आप कहेंगे फिर ये SDR क्या है? तो वही चीज़ है, देखो हर एक कंट्री ने पैसा दिया। अब बहुत सारे, जैसे भारत है वो रुपये में पैसा देगा, तो 25% तो उसने रुपये में दे दिए, बाकी जो बचे हुए 75% है उसने SDR के फॉर्म में दे दिए। SDR का मतलब क्या होता है? SDR का मतलब एक तरह से IMF के खुद के जो नोट इशू करना है ना, तो उसे SDR कहते हैं। तो ये करेंसी से आप इसे चेंज कर सकते हो, 5 करेंसी से, जैसे डॉलर से, यन से, पाउंड स्टर्लिंग से, ठीक है, युआन से। तो 5 ऐसी हैं, वो कौन कौन सी करेंसीज वो मैं आपको बताऊंगा। तो डॉलर के फॉर्म में भी 75% जो SDR है उसको उसने सबमिट करना होता था। ओके, तो SDR एक इंटरेस्ट बियरिंग इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है जो कि IMF ने खुद से बनाया था 1969 में, ठीक है, ताकि मेंबर कंट्रीज़ के रिज़र्व को भी वो जो है सप्लीमेंट कर सके। अगर मैं बात करूं टू पार्टिसिपेट इन दिस सिस्टम, कंट्री को ऑफिशियल रिजर्व की ज़रूरत होगी। ऑफिशियल रिजर्व में सेंट्रल बैंक का गवर्नमेंट रिजर्व आते हैं, गोल्ड आता है, ये सब चीज़ें ऑफिशियल रिजर्व में इंक्लूड होती है, ठीक है। अब SDR 5 करेंसी के बेसिस पर डिपेंड है, यानी कि आपको SDR का कोटा भरना है तो US के डॉलर, जापानीज़ यूरो, पाउंड स्टर्लिंग और चाइनीज़ की रेनमिनबी, ठीक है। ये SDR कोई एक करेंसी नहीं है, ना ही कोई क्लेम है। जनरली IMF के मेंबर फ्री उसको यूज़ कर सकते हैं। हालांकि देखो जो SDR की वैल्यू है वो सप्लाई और डिमांड के बेसिस पर डिसाइड नहीं होती। जैसे अभी के बेसिस में बात करूं, किसी की कीमत, मैं कहूँगा आलू की कीमत, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, ख़रीदने वाले कम है, तो आलू की कीमत गिर जाएगी, ठीक है। तो वही सेम चीज़ है कि डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर SDR काम नहीं करता। बट इट इज़ सेट डेली बाय द IMF ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट एक्सचेंज रेट्स बिटवीन करेंसी इंक्लूडेड इन SDR मार्केट। जो मार्केट एक्सचेंज रेट चल रहे हैं ना, जैसे आप कहेंगे कि यार डॉलर से मेरे को रुपये में कन्वर्ट करना है, तो जनरली इन सब का 5 का ये कैलकुलेट करते हैं और उसके बेसिस पर SDR की कितनी वैल्यू हो सकती है वो बता सकते हैं। SDR होल्ड कौन कर सकता है? अगर प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन ये आ गया कि क्या कोई इंडिविजुअल SDR को होल्ड कर सकता है, आपका कहना है नहीं, कोई प्राइवेट एंटिटी या इंडिविजुअल SDR को होल्ड नहीं कर सकता। सिर्फ एक मेंबर कंट्री यानी कि जो सरकार है वही होल्ड कर सकती है। अब आपको इतना ज़्यादा मैंने घुमा फिरा के बता दिया, किसी को कन्फ्यूज़न क्लियर हुआ होगा, किसी को नहीं हुआ होगा। अब मैं कन्फ्यूजन क्लियर डायरेक्ट प्रीलिम्स के फैक्ट के बेसिस पे बताता हूँ। देखिए हर एक कंट्री को IMF में अपना कोटा देना पड़ता है। 75% तो जो है 25%, ठीक है, 25% इंडियन करेंसी, ये चेंज कर लेना, 25% इंडियन करेंसी और 75% SDR। SDR का मतलब या तो आप डॉलर में दो या युआन में दो, पाउंड स्टर्लिंग में दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। जनरली SDR इज़ डिटरमाइंड बाय द मेंबर कोटा इन IMF। और SDR एक इंटरेस्ट बियरिंग इंस्ट्रूमेंट है। कहने का मतलब मान के चलो आपके पास सपोज आपने जो है IMF ने आपको SDR दिया सपोज, ठीक है, SDR दिया तो आपने उसके बदले कुछ पैसा दिया या डॉलर वगैरह ये दिए, रिज़र्व दे दिया अपना, ठीक है। IMF ने आपको SDR दे दिया, इसका मतलब आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये फ़ायदा रहता है, या तो आपके पास होल्डिंग होगी SDR की तो आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा। अगर एलोकेशन है या किसी को SDR आपने दिए हैं तो आपको पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट, ठीक है। तो सीधा अगर कभी पूछे प्रीलिम्स के लिए SDR क्या इंटरेस्ट बियरिंग इंस्ट्रूमेंट है? यस, ठीक है, तो ये याद रखना। और 2015 में ही ये ऑलरेडी UPSC क्वेश्चन बना चुका है। 2015 में चाइना की युआन या रेनमिनबी को ऐड किया गया था, ठीक है, ये SDR के बास्केट में। इसमें कौन कौन से हैं? डॉलर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, यन, ठीक है, ये याद रखना। और एक टर्म आता है रिजर्व ट्रांच पोजीशन, ये क्या होती है? हर एक कंट्री का मैंने बोला IMF में कोटा है, उसमें से IMF होल्डिंग ऑफ नेशनल करेंसी, उसमें से कोटा में से अगर आप नेशनल करेंसी जैसे भारत की रुपए माइनस कर दोगे उस कोटे में से, तो आपको RTP मिल जाएगा। RTP का जो नॉर्मल कंडीशन में SDP इक्वल टू RTP होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट और RTP रिजर्व ट्रांच पोजीशन, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा कि जब IMF बना था तो सभी मेंबर कंट्रीज़ को रुपए देने थे, ठीक है। तो किसी ने अपनी नेशनल करेंसी में दिया प्लस 75% SDR में दे दिया। SDR में 5 के बेसिस पे या तो डॉलर के बेसिस पे दे दो, ये सब अलग अलग कंट्री का कोटा रहता है।
अब मैं बात करूँगा इंडिया और IMF के बारे में। इंडिया हमेशा से ही IMF का फाउंडर रहा है और जो हमारे यूनियन की फाइनेंस मिनिस्टर हैं एक्स ऑफिशियो गवर्नर हो जाएंगी IMF बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की। दूसरा, कभी कभी हर एक मेंबर कंट्री में से ऑल्टरनेटिव गवर्नर भी होते हैं। एक चीज़ यही याद रखना है, इंडिया का जो यूनियन के फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे। जो भी केंद्र में वित्तीय मंत्री होगा वो ऑलरेडी गवर्नर बन जाएगा। इंडिया का कोटा IMF में कितना है? 13 मिलियन SDR है। 13 मिलियन SDR है। SDR का मतलब समझ रहे हो ना, कितना कोटा रिजर्व है। तो इस बेसिस पे हर एक कंट्री का SDR ज़्यादा हो सकता है, जिसके बेसिस पे उन्होंने जितना भी कंट्रीब्यूट किया। मान के चलो चाइना ने 100 करोड़ रुपए दिए हैं, सिर्फ भारत ने सिर्फ 30 करोड़ दिए हैं, तो SDR किसका ज़्यादा होगा? चाइना का होगा। ठीक है, और इस वजह से भारत की शेयर होल्डिंग भी 2.75% है IMF में। और जितनी शेयर होल्डिंग होती है ना, उसी के बेसिस पर आपका डिसीजन काम करता है। 8 लार्जेस्ट कोटा होल्डिंग कंट्री बनती है इंडिया, 8वां शेयर होल्डर है। 2000 में इंडिया ने कंप्लीट किया था अपना रीपेमेंट, जितना भी IMF की तरह से लोन मिला होगा ना बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए, 2000 में भारत ने पूरा कंप्लीट रिटर्न कर दिया। अब भारत कंट्रीब्यूट करता है, इंडिया अब क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है। विच कंट्रीज गेंड, देखे पहले क्या था, भारत 2.3% कोटा था, अब 2.6 हो गया। चाइना के बारे में बात करें तो चाइना बहुत ज़्यादा SDR ग्रो किया, 3.8 था, 6% तक हो चुका है। रशिया और ब्राज़ील के बारे में बात करूं, सबसे पहले सबसे ज़्यादा उन्होंने गेन किया। ठीक है, और कोटा के बारे में बात करूं कि कोटा किसका कितना होगा, वही है वोटिंग वेट के बेसिस पे, फाइनेंसिंग कितनी की, इस बेसिस पे कोटा डिसाइड किया जाता है। ओके, और एक मेंबर कंट्री खुद अपना कोटा नहीं बताती कि उसका कोटा क्या होगा, या बढ़ा या घटा नहीं सकती। वो डिपेंड करता है जितनी भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में अलग अलग कंट्रीज़ होती हैं उनके फेवर के बेसिस पे। ठीक है, तो ये चीज़ याद हो गई। अब लास्ट में IMF में एक मैंने क्वेश्चन दिया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसको पढ़ना आप लोग। ठीक है, सुपर 50 में इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, बट यहाँ पर मैंने आंसर भी दिया है, तो इसको अटेम्प्ट करने का ट्राई करना आप। ठीक है, जो भी मैंने पढ़ाया है इसमें बस 1-2 चीज़ें अलग होंगी, बट ये ट्राई करना आप लोग। ठीक है, आपके लिए ये क्वेश्चन है जो हमारे पेड सब्सक्राइबर हैं, जो नॉन पेड सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब में ये देख रहे हैं वीडियो, तो इसको पॉज कीजिए और अपना आंसर करने का ट्राई कीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपको सुपर 50 बैच अपना पूरा रेफरेंस बुक कंप्लीट करनी है, मेरे द्वारा एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए हर एक टॉपिक के, तो आपको 7505134891 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभी PR पब्लिकेशन बहुत सारे क्रैश कोर्स चल रहे हैं, जैसे एयरली प्लान है, NCERT टेस्ट सीरीज है, ये सब PR पब्लिकेशन आपको ऑफर करता है। सुपर 50 का 2021 और 2022 का बैच भी है। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।